जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम लोग आज अच्छे से बातचीत करेंगे कि आप अपना पीएचडी जर्नी में कैसे अपना जो खुद का टाइम है उसको मैनेज कैसे कर सकते हो। देखो भाई, पीएचडी का जर्नी बहुत लंबा है। मैंने आपसे पहले से ही बताया था कि भाई 5 साल लग जाता है और कभी कभी 7 साल 8 साल भी लग जाता है। तो वैरी करता है, हर एक स्टूडेंट का अलग अलग कहानी है। तो टाइम तो लगता है, तो उस टाइम को अगर आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो तो पीएचडी का जो गोल्स है उस गोल को आप अच्छे से क्या कर सकते हो कि पा सकते हो। नहीं तो आपको आपको क्या होगा कि वो जो डिफिकल्टी लेवल में आप घुस जाओगे और नेगेटिव एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि अगर मतलब थंबनेल को भी अगर आप देख के आए हो, यहाँ पे नेगेटिव चीज लिखा हूँ कि ड्राउन इन डेडलीनेस। उसके ऊपर ध्यान मत दो। ये ध्यान दो कि भाई टाइम मैनेजमेंट कैसे आप कर सकते हो, किस किस पॉइंट के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, ताकि आगे आपका पीएचडी जर्नी को जरूर हेल्प होगा। ठीक है। ये सिर्फ थंबनेल के लिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ, नहीं तो इतना नेगेटिव एनर्जी का वर्ड मैं लिखने का नहीं चाहता था। तो चलिए बातचीत करते हैं। तो आप अपना जो टाइम है कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखो, अगर पीएचडी का अगर बात बोलोगे तो आपका टाइम किस में डिवाइड होगा। रिसर्च में आपका खुद का जो रिसर्च है उसमें डिवाइड होगा। एक्सपेरिमेंटल हो, थियोरेटिकल रिसर्च हो, उसके आपका होगा। रिसर्च को समझने के बाद आप जब खुद राइटिंग करोगे वहां पे टाइम आपको अच्छा खासा इन्वेस्ट रहेगा। जब आप फर्स्ट ईयर में ज्वाइनिंग करके आ रहे हो उसमें कोर्स वर्क का रहेगा। अगर आप टीचिंग असिस्टेंटशिप कर रहे हो, टीए जो हम लोग को बोलते हैं, अगर आप स्कॉलरशिप लेके कर रहे हो तो वहां पे भी टाइम इन्वॉल्वमेंट रहता है। वीकली 8 आवर का काम रहता है, उसको आपको करना पड़ेगा। और अगर भी दूसरा वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रिसर्च का लाइन में है, फैमिली का पर्सनल रिलेशनशिप का भी टाइम रहता है। तो ये सब चीज पे आपको बैलेंस करके रहना है। अगर आप बैलेंस नहीं करोगे तो क्या होगा। कुछ नहीं भाई, पीएचडी का टाइम डिले होगा। ठीक है। मतलब पेपर ठीक टाइम में आप नहीं लिख पाओगे और आगे जाके पीएचडी थीसिस लिखने में भी डिफिकल्टी होगा। तो ये सब डिफिकल्टी को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। अगर मैं खुद का अगर बात बोलूंगा तो मैंने इतना डिवाइड करके नहीं रखा था कि भाई क्लियर गोल मुझे सेट करना है। इसके मतलब गोल के ऊपर मैं क्लियर था क्या करना है, लेकिन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल के बारे में इतना मैंने डिवाइड करके नहीं रखा था। ठीक है। मैं मेरा खुद के बारे में बता दूं, मेरा अभी पीएचडी थीसिस सबमिशन किया हूँ। लगभग 6 साल के बाद मैंने सबमिशन किया। अभी सबमिशन किया हूँ, फिर से अभी वेटिंग चल रहा है। ठीक है। फाइनल डिफेंस के लिए अभी वेटिंग कर रहा हूँ। लेकिन कुछ कुछ चीज मैंने टारगेट किया था और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डेट्स 2 साल 2.5 साल के बाद वो जाके मुझे जो दिमाग में रखा था कि ये पर्टिकुलर रिसर्च पेपर के ऊपर काम करके उसको मैं पब्लिश करूंगा। ठीक है। स्कोपस में या आपका वेब ऑफ साइंस का इंडेक्सिंग जो एससीआई होता है, एससीआई होता है, ईएससीआई होता है, जो क्लासिफिकेशन है उसमें मैं पब्लिश करूंगा। और क्या क्या टॉपिक पे ऊपर करूंगा, मैंने खुद का एक बोर्ड था, उस बोर्ड में यहाँ पे देख सकते हो एक बोर्ड है। ठीक है। यहाँ पे ये वाला देख सकते हो, ये वाला ये बोर्ड है, इसमें मैं लिख के रखता था। ठीक है। तो उसके ऊपर मैं काम कर रहा था। लेकिन अगर फर्स्ट ईयर में अगर पीएचडी कोई वीडियो यहाँ पे देख रहा है, पीएचडी जर्नी कर रहा है, तो ये पहले से डिसाइड करो कि भाई मेरा लॉन्ग टर्म गोल क्या है और शॉर्ट टर्म गोल क्या है। इसके ऊपर ध्यान जरूर देना है। मतलब छोटा छोटा गोल, शॉर्ट टर्म गोल इस तरह का देख सकते हो कि मैं वीकली बेसिस में क्या अचीव कर सकता हूँ, मंथली बेसिस में क्या अचीव कर सकता हूँ, एक सेमिस्टर और 6 महीने के बेसिस में क्या अचीव करूंगा, 1 साल के बाद क्या अचीव करूंगा, 5 साल के बाद क्या अचीव करूंगा, पीएचडी जब खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या रहना चाहिए। इसके ऊपर आपको क्लैरिफाई रहना चाहिए। जैसे कि लॉन्ग टर्म गोल के लिए अगर मैं बोलूंगा तो ये ध्यान तो रहेगा कि पीएचडी हम लोग अगर ज्वाइन किए तो कभी ना कभी वो खत्म होगा पीएचडी। मतलब अगर आप ठीक ठाक काम कर रहे हो, पेपर लिख रहे हो, थीसिस आप लिख के सबमिशन कर रहे हो, डिफेंस हो रहा है, तो उसके बाद आपको फाइनल डिग्री का सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आपका नाम के आगे डॉक्टर लिख के आ जाएगा। ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या है, ये वाला जो मैं बात बोल रहा हूँ, जब पीएचडी खत्म करने के बाद क्या है, उसके ऊपर मैं लगभग ध्यान ही नहीं दिया। और क्यों नहीं ध्यान दिया, ये प्रॉब्लम होता है। मतलब आप रिसर्च में इतना घुस जाते हो और डिफिकल्टी लेवल फेस रहता है।
मतलब डिफिकल्टीज आता है, तो उसके चक्कर में ये लॉन्ग टर्म गोल के बारे में भूल जाते हैं। लेकिन ये लॉन्ग टर्म गोल को भी आप अच्छे से आप मतलब कर सकते हो। जैसे कि अगर आप पीएचडी का खत्म होने के बाद आप तो कहीं पे जाओगे ना, जॉब करोगे ना। अगर कोई अच्छा खासा काम करता है, जो कि मतलब बहुत कम लोग करते हैं, तो खुद का स्टार्टअप बनाते हैं, ठीक है। जो पीएचडी का काम करते हैं उसके बेसिस में स्टार्टअप बढ़ते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन नॉर्मली अगर देखोगे तो मैक्सिमम जो पीएचडी पास होके आते हैं, मतलब हो जाते हैं, तो उनका दिमाग में यही रहता है, जैसे मेरा भी दिमाग में ये है कि एकेडमिक्स में जाऊं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है, मतलब इंडस्ट्री में जा सकते हो, एनजीओ में जा सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर करके रखना है। अगर आप एकेडमिक्स में जा रहे हो तो उसका क्या क्या जरूरत है। आप एकेडमिक्स में वो मांगे कि भाई रिसर्च पेपर है, तो पीएचडी जब अगर कर रहे हो तो यूनिवर्सिटी का गाइडलाइन के हिसाब से तो मिनिमम 2 पीएचडी पेपर चाहिए, कॉन्फ्रेंस पेपर चाहिए। तो उसके हिसाब से आपको क्या होता है कि पीएचडी का टाइम में वो आपको करना पड़ता है, वो कंपलसरी है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन जब आप एकेडमिक्स 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 में, सॉरी सॉरी रिपीट हो जा रहा है, जब आप एकेडमिक्स में जा रहे हो, कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वहां पे रिटन टेस्ट करेंगे। और रिटन टेस्ट में क्या पूछेंगे, आपको वही मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री का जो बेसिक्स है उसको आपको पूछेंगे। लेकिन पीएचडी का जर्नी में जब आप कर रहे हो, अभी मतलब पीएचडी अगर फर्स्ट ईयर में हो, मास्टर का नॉलेज अभी भी आपके दिमाग में होगा। लेकिन पीएचडी का इतना लंबा समय रहता है ना, 4 साल 5 साल के बाद वो पूरा कंप्लीटली दिमाग में चला जाता है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, मतलब बहुत कुछ दिमाग में मतलब खत्म हो गया, फिर से उसको रिवीजन करने के लिए मुझे अभी टाइम लग रहा है। अभी मैं फिर से वही बेसिक्स को फिर से पढ़ रहा हूँ, ताकि कहीं पे मैं इंटरव्यू के लिए अपियर कर सकता हूँ। तो लॉन्ग टर्म गोल को ये दिमाग में रखो कि मैं खुद का एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर होना है, तो बेसिक्स को फिर से आपको रिविजिट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि वीकली, हर हफ्ते या हर महीने आप रखो, 3-4 दिन का टाइम रखो, और जो प्रीवियस का पढ़ाई है, मास्टर डिग्री बैचलर डिग्री का पढ़ाई, उसको आप क्लियर करते रहो। वो इतना आपको ज्यादा नहीं लगेगा। अगर आप वीकली सैटरडे या संडे में 4 घंटा 5 घंटा दे रहे हो, बाकी टाइम आप रिसर्च में दे रहे हो, तो उतना नहीं रहेगा। और ये एक भी अच्छा है, मेंटल स्टेबिलिटी के लिए भी अच्छा है कि आपका फोकस क्या है उसके ऊपर आप ध्यान दे रहे हो। मुझे रिसर्च भी करना है, उसके साथ पुराना वाला जो सब्जेक्ट है उसको ऊपर भी आप क्लैरिफाई कर रहे हो। कभी कभी क्या होता है कि रिसर्च के अंदर आप जब रिसर्च पेपर पढ़ते हो, उसमें नॉलेज गेन करने के लिए अंदर घुस जाते हो, तो वहां पे क्या होता है कि टाइम पूरा चला जाता है, पता नहीं चलता है कब दिन हुआ कब रात हुआ। क्योंकि वो फेज कब होता है, जब आपका रिसर्च पेपर लिखने का पूरा मूड होता है कि मुझे रिसर्च पेपर लिखना ही है, लिखना ही है, ठीक है। मतलब थियोरेटिकल एनालिसिस कर लिए या एक्सपेरिमेंटल काम कर लिए, उसके बाद वो फोकस पूरा मतलब कंसंट्रेटेड हो जाता है। तो ये लॉन्ग टर्म गोल रखो। अगर इंडस्ट्री में जाना है तो उसके लिए क्या क्या स्किल्स है, उस स्किल्स के ऊपर आप ध्यान दो। आप लिंक्डइन में जाइए, वहां पे देखिए इंडस्ट्री में पीएचडी स्टूडेंट को क्या क्या किस तरह का मतलब जॉब निकलता है, उसमें क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, वो वहां पे अच्छे खासे लिखा रहता है। तो उसको देख के अपना पीएचडी का कैरियर में उस स्किल्स के ऊपर आप ध्यान दो। आप कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हो, उनको ईमेल लिखिए कि हम मैं इस तरह का रिसर्च कर रहा हूँ, ये मेरा रिलेटेड है, क्या इस तरह का कुछ काम है। देखो भाई, वो लोग रिप्लाई देंगे या नहीं देंगे वो मैटर नहीं करता है। खुद ट्राई कर रहे हो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो स्किल्स भी आप डेवलप कर सकते हो। तो लॉन्ग टर्म गोल पीएचडी खत्म होने के बाद तो ये मैं बता दिया लॉन्ग टर्म गोल। और क्या है पीएचडी के लिए लॉन्ग टर्म गोल, क्या है कि भाई मुझे थीसिस लिखना है, पीएचडी का थीसिस लिखना है, पब्लिशिंग पेपर पब्लिशिंग करना है, जो एक्सपेरिमेंट है उसको मुझे कंप्लीट करना है। ये सब लॉन्ग टर्म गोल है पीएचडी के लिए। शॉर्ट टर्म गोल को क्या कर सकते हो, जो भी लॉन्ग टर्म गोल आप फाइनली डिसाइड कर रहे हो उसको ब्रेक डाउन कर लो, छोटे छोटे चीज में आप ब्रेक डाउन कर लो। तो उसके हिसाब से आप वीकली मंथली या 6 महीने के लिए उसी हिसाब से उस छोटे छोटे गोल को वहां पे इनपुट करके उसका जब आप फाइनलाइज करके मतलब सॉल्यूशन मिलेगा ना, वो बहुत हेल्प रहेगा।
ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा लास्ट टाइम में आप कर रहे हो। मैंने देखा है, मतलब मेरा दोस्त लोग को भी देखा हूँ, पूरा लास्ट टाइम में पेपर लिखने के लिए डिसाइड करते हैं। लेकिन वहां पे लास्ट टाइम मतलब क्या है, पीएचडी का 4 साल 5 साल चला गया है, उस टाइम में वो फोकस कर रहे हैं कि मुझे अभी पेपर लिखना है। पेपर लिखना एक डिफिकल्ट बात है जब तक आप एक पेपर नहीं लिखे हो। स्टार्ट तो आपको करना पड़ेगा, कॉन्फ्रेंस का पेपर के बेसिस में आप स्टार्ट कर सकते हो, एक एब्स्ट्रैक्ट लिख सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट किस तरह का लिखना है, उसमें क्या क्या रहता है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब तक उसको आप ध्यान नहीं दोगे, खुद से आप रिसर्च पेपर लिखना डिफिकल्टी हो जाएगा। आप रिसर्च पेपर तो पढ़ ही रहे हो, लेकिन खुद एक तो लिखना एक डिफिकल्ट काम है। हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर मैंने प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अगर आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो, उसके ऊपर भी पेपर कैसे लिखना है, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस, चैट जीपीटी को यूज करके, और डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर है, बॉस बियर वाला सॉफ्टवेयर है, उसको कैसे यूज करते हो, उसका प्लेलिस्ट में देख सकते हो पूरा डिटेल में। वहां पे 20 घंटा का लगभग कंटेंट है, उसको देखो पूरा डिटेल में, ए टू जेड। एक पेपर लिखने के लिए क्या क्या चाहिए पूरा डिटेल में बताया हूँ वहां पे। उसको आज जाके आप फॉलो करके पेपर किस तरह लिख सकते हो, आइडिया जनरेशन कर सकते हो, वो आपको बहुत हेल्प रहेगा। ठीक है। उसके बाद आपका जो पीएचडी का जर्नी में आप ये ध्यान दो कि हाई इम्पैक्ट वर्क आपका क्या है। जैसे कि अगर पीएचडी का बात बोलोगे, अगर पीएचडी का स्टार्टिंग का बात बोलोगे, पहला 1 साल और 2 साल के अंदर वहां पे कोर्स वर्क बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आगे जाके कोर्स वर्क में आप फेल हो जाते हो, देखो कोर्स वर्क में फेल होना ऐसा नहीं है कि आप कोर्स वर्क कर रहे हो तो फेल नहीं होंगे, इसका कुछ गारंटी है, वहां पे भी फेल हो सकते हो। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो क्या होगा कि आपका कोर्स वर्क में डिफिकल्टी हो जाएगा पास करने के लिए। तो अब उस टाइम पीरियड में आप कोर्स वर्क के ऊपर ज्यादा फोकस करो, वो हाई इम्पैक्ट काम है, तो कोर्स वर्क के ऊपर ध्यान दो। जब 2 साल से 3 साल इस टाइम का पीरियड में आप रिसर्च पेपर लिखने का ऊपर ध्यान दो, क्योंकि कोर्स वर्क के साथ आप खुद का एक्सपेरिमेंट भी कर रहे होगे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कोर्स वर्क ही कर रहे हो। जिस रिसर्च टॉपिक को आप पकड़ रहे हो तो वहां पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, थियोरेटिकल एनालिसिस कर रहे हो, उसके ऊपर ध्यान देके 2 साल खत्म होने के बाद ही आप एक कॉन्फ्रेंस लिखना स्टार्ट कर दो। कॉन्फ्रेंस, क्योंकि कॉन्फ्रेंस पे लिमिट कर देते कि 10 पेज के अंदर आपको लिखना पड़ता है। रिसर्च पेपर तो आपको लिखते लिखते कभी कभी 20 पेज हो जाता है, 30 पेज 35 पेज का भी हो जाता है लिखने का टाइम। ठीक है। कॉन्फ्रेंस पेपर लिखोगे तो आपको 10 पेज के अंदर जब शॉर्ट में लिखोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया जनरेट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है किस पीएचडी का किस फेज में आप हो। फर्स्ट ईयर में हो तो कोर्स वर्क का ऊपर ज्यादा फोकस रहता है, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में एक्सपेरिमेंटल करके पेपर लिखना ज्यादा हो जाता है, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में पेपर के ऊपर ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है। क्योंकि आप एक पेपर 2 पेपर जब लिख दोगे, उसके बाद आपके मन में आएगा मुझे और पेपर लिखना है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एपीआई स्कोर होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एपीआई स्कोर इतना मैटर नहीं करता है। कोई कोई यूनिवर्सिटी मांगते हैं लेकिन मैक्सिमम लोग नहीं मांगते। लेकिन एसोसिएट प्रोफेसर का टाइम में वहां पे आपको एपीआई स्कोर मांगते हैं, तो नंबर ऑफ रिसर्च पेपर देखते हैं। ठीक है। और ऐसा नहीं कि आप पहला पेपर लिख रहे हो कि वो टारगेट करोगे कि पूरा हाई इम्पैक्ट वाला जर्नल में आपको पब्लिश हो जाएगा। तो आप जिस तरह का पेपर लिखोगे धीरे धीरे करके वो जो नॉलेज गेन होगा, उसके बेसिस में आपको मन में आएगा कि मुझे हाई इम्पैक्ट वाला पेपर में भी लिखना चाहिए। तो ये प्रायोरिटी टास्क, मतलब प्रायोरिटीज करो जो खुद का टास्क है इस पीएचडी का फेज में। स्टार्टिंग में कोर्स वर्क के ऊपर ध्यान दो, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल या थ्योरेटिकल एनालिसिस करके कॉन्फ्रेंस और रिसर्च पेपर लिखो। एक बार रिसर्च पेपर लिखना हो गया, पब्लिश हो गया, उसके बाद थीसिस के ऊपर आप काम करो। थीसिस काम करने के बाद आप क्या कर सकते हो कि सबमिशन करोगे और पीएचडी पास हो जाओगे। लेकिन इस बीच के अंदर लॉन्ग टर्म वाला इम्पैक्ट भी रखो। लॉन्ग टर्म में क्या चाहिए, हम लोग को असिस्टेंट प्रोफेसर में जाना है, या इंडस्ट्री में जाना है, या एनजीओ में काम करना है, जो आपका मोटिवेशन हुआ होगा पीएचडी का जर्नी का टाइम में। हर एक दिमाग अलग अलग रहता है। ठीक है। तो पीएचडी करते करते दिमाग किस तरह का कहाँ कहाँ मतलब चला जाता है वो पता नहीं, चेंज होता रहता है। या आपको पोस्ट डॉक करना है, उसके लिए आपको नेटवर्किंग करना पड़ेगा, वो स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा। वही वीकली आपको देखना पड़ेगा कि 1 घंटा 2 घंटा दूं और मैं नेटवर्किंग करूं। नेटवर्किंग कैसे करेंगे मैं अगला वीडियो में बातचीत कर दूंगा।
ठीक है। तो जो हाई इम्पैक्ट वाला वर्क है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करो। अगर आप अभी आपका रिसर्च पेपर लिखने का टाइम आ गया है, 2 साल खत्म हो गए, पीएचडी अभी तक एक कॉन्फ्रेंस नहीं की हो, भाई ध्यान दो। आप डिले कर रहे हो खुद का काम को। मैंने कॉन्फ्रेंस पेपर किया था, मैं 2 साल, क्योंकि मेरा जो रिसर्च गाइड है उन्होंने बोला था 1.5 साल, 1.5 साल, हाँ 1.5 साल के बाद वो बोले थे। कोरोना का टाइम आया था, 2020 का टाइम आया था, तो ऑनलाइन हो गया था कॉन्फ्रेंस। तो उस टाइम में बोले थे कि कॉन्फ्रेंस लिखना चाहिए, तो मैंने वहां पे लिखा था। ऐसा कि 2 3 3 साल हो गया एक कॉन्फ्रेंस भी आप नहीं लिखे हो। और कॉन्फ्रेंस मतलब ये ध्यान में दो कि पैसा दे के कॉन्फ्रेंस, तो कॉन्फ्रेंस में पैसे तो लेते हैं, लेकिन वहां पे अच्छा खासा स्कोपस वाला जर्नल होना चाहिए, स्पिंजर वाला, थोड़ा IEEE वाला, थोड़ा अच्छा वाला जर्नल में ट्राई करने के लिए फोकस करो। तो उस तरह का लिखावट भी आपको रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद और क्या कर सकते हो, जो प्रायोरिटी आपका जो टास्क है उसको आप बैलेंस कर सकते हो। मेक टाइम फॉर लेस क्रिटिकल but necessary tasks like reading papers, attending seminar without letting them consume too much time। अगर आप फैकल्टी डेवलप प्रोग्राम कर रहे हो, देखो पीएचडी में होता है फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसको करना पड़ता है। वो अच्छा रहता है जब आप मतलब जो डीएससी रहते हैं, डॉक्टरल स्क्रूटिनी कमिटी, या बोल सकते हो कि RAC, मतलब आपका पीएचडी प्रोग्रेस को हर 6 महीने चेकआउट करते हैं, क्या क्या काम किया है। तो उस टाइम में आप दिखा सकते हो कि ये फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम मैंने किया है। एआईसीटी अटल एक तो वेबसाइट है, वहां पे आप देख सकते हो ATAL AICT अटल। वहां पे फ्री में आप क्या कर सकते हो कि फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम को आप यूज कर सकते हो। ये पर्टिकुलरली टेक्निकल लाइन का है, ठीक है। इंजीनियरिंग लाइन का वो ज्यादा वो काम करवाते हैं। फिर भी अगर आप नॉन टेक्निकल लाइन से हो तो वहां पे भी जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर कहीं पे ऑप्शन होगा तो उसको आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अभी तो हर रिसर्च मतलब रिसर्च लाइन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब चीज आपको एंट्री कर रहे हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर मिल जाता है। अगर रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर भी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम रहता है, तो आप कर सकते हो। वो 1 हफ्ते के लिए होता है या 15 दिन के लिए होता है, वो डिपेंड करता है कौन सा आप चूज कर रहे हैं। और उस सर्टिफिकेट को आप प्रेजेंट कर सकते हो, जो जब डीएससी कमिटी स्क्रूटिन डॉक्टरल स्क्रूटिनी कमिटी जो हर 6 महीने में होता है, या RAC जो हर 6 महीने में होता है, वहां पे आप प्रेजेंट कर सकते हो कि ये मैं फैकल्टी डेवलपमेंट किया हूँ। ऐसा नहीं कि एक बार पता चल गया कि इस तरह का होता है फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, किस तरह का करते हैं उसका एक टाइम फ्रेम है, ठीक है। हर दिन आपको क्वेश्चन देंगे, और मतलब 2 घंटा का सेशन चलेगा मॉर्निंग का, और इवनिंग का 2 घंटा का चलेगा। और सेशन एंड होने के बाद अच्छा वाला जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं, तो वहां पे मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन देंगे, और हर क्वेश्चन को अटेंड करना पड़ता है, ठीक है। जो आप वहीं पे 2 घंटे में सीखे उसके बेसिस में उसको आप क्वेश्चन देंगे, उसको आप वो एक तो देखते हैं 30%, 40%, 50%, कोई अगर पास रखते हैं तो उसको पास कर देते हैं, ठीक है। और अटेंडेंस की तरफ से भी वो लेते हैं। तो उस तरह का काम करें, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आप कर सकते हो। ऐसा 1 2 करो, साल में 1 2 मिनिमम करो। हर 6 महीने के हिसाब से 1 करो, 2 वो करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा लग रहा है फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, मुझे सर्टिफिकेट्स मिल रहा है, उसके चक्कर में आप क्या करोगी, ज्यादा से ज्यादा करो। अगर ज्यादा फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आप करने लगोगे तो आपका समय तो नहीं बचेगा ना। आपको समय में ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पे मैं इनपुट दे रहा हूँ। सबसे जो मुझे डिफिकल्ट लगा रिसर्च पेपर लिखने का, ये सबसे डिफिकल्ट लगा। तो वो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। हाई इम्पैक्ट काम के ऊपर आपको टाइम देना पड़ेगा। तो उस तरह का आप प्रायोरिटीज कर सकते हो। देखो पर्सनल जो मुझे आता है, मतलब दिमाग में है खुद का हिसाब से, मैं वो उसी तरह का बोल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल आप क्रिएट कर सकते हो। शेड्यूल कर सकते हो, डेली कर सकते हो, वीकली कर सकते हो। उसके लिए आप मॉडर्न टूल यूज कर सकते हो, गूगल कैलेंडर, ट्रिलो, नोशन, इस तरह का आप डिजिटल टूल यूज कर सकते हो। या आप एक प्रैक्टिस कर सकते हो खुद से। जैसे कि मुझे मॉर्निंग टाइम में क्या करना है, ठीक है, वो टाइम ब्लॉक के बारे में बातचीत करेंगे। शेड्यूल का मतलब ये हुआ है कि अगर आप क्लास ले रहे हो, कोर्स वर्क के लिए क्लास जा रहे हो खुद, मतलब आप पर्टिकुलर टाइम रखे हो कि मैं इवनिंग में रिसर्च पेपर पढ़ूंगा,
और सुबह उठ के वो रिसर्च पेपर का जीस्ट को मैं लिखूंगा और खुद का पेपर में किस तरह का उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ उसके ऊपर आप खुद का लिख सकते हो। रिसर्च पेपर टाइमिंग लिखने का टाइम माइंड फ्रेश है, सुबह उठ के उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। नहीं, आज क्या करता हूँ, आज ये पर्टिकुलर मैंने पेपर लिखने के लिए डिसाइड किया हूँ, तो उसका काम करते हैं सबसे इजी पार्ट चूज करते हैं। चलो भाई लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं, लिटरेचर रिव्यू लिख के वहां पे देखते हैं कि वहां पे क्या मुझे मिल रहा है, क्या मतलब रिसर्च गैप क्या मिल रहा है और नॉवेल्टी क्या है वहां पे। ठीक है, रिसर्च पेपर अगर मैथमेटिकल वाला अगर है, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक आप यूज कर रहे हो प्रूव करने के लिए, तो उससे मतलब जो रिसर्च पेपर पढ़ रहे हो तो उस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक को तो आपको सीखना पड़ेगा, उसको सीखने के बाद जाके आप अपना रिसर्च पेपर में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो वो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक सीखने के बाद आप लिखना स्टार्ट करोगे, इंट्रोडक्शन लिखना स्टार्ट करोगे। ठीक है, छोटा छोटा चीज के ऊपर आप ध्यान दोगे और पर्टिकुलर टाइमिंग फिक्स कर दो कि इस पर्टिकुलर टाइम में इसके ऊपर मैं काम करूंगा। रियलिस्टिक रखो, ज्यादा ओवर कमिट मत करो, ज्यादा अगर ओवर कमिट करते हो तो प्रॉब्लम ज्यादा है, क्योंकि टाइम इतना डिवाइड हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। कोई अगर टास्क रखे हो कि ये मैं रखता हूँ कि 10 दिन के लिए मैं यहाँ पे ये पर्टिकुलर काम करूंगा, अगर मुझे कॉन्फ्रेंस पेपर लिखना है तो मैं ये 10 दिन के अंदर लिखूंगा, ये अपना दिमाग में सेट करो। अगर वहां पे 3-4 दिन ज्यादा चल जा रहा है, मतलब 10 से 12 दिन 13 दिन हो रहा है, तो उसके लिए ज्यादा टेंशन मत लो, वो बफर टाइम वहां पे रहना चाहिए। लेकिन आप अगर डिसाइड कर रहे हो कि मतलब आज संडे संडे से मैं स्टार्ट करूंगा काम, ठीक है, आज तो पर्टिकुलर अगर देखेंगे कौन सा डे है, आज सैटरडे, ठीक है, आज सैटरडे, तो सैटरडे डिसाइड कर रहे हो कि मुझे संडे से स्टार्ट करूंगा काम और नेक्स्ट मंडे वेडनेसडे तक वो उसको काम करूँ खत्म कर दूंगा। तो अगर सोचे कि कल से काम स्टार्ट करोगे तो वो गलत बात है। स्टार्ट करना है मतलब आज ही करना है, छोटा सा एक लाइन लिखो रिसर्च पेपर का, एक एब्स्ट्रैक्ट का सेक्शन लिखो, लेकिन आज ही करना पड़ेगा और उसको पर्टिकुलर एक टाइम फ्रेम में आपको घुसाना पड़ेगा। मॉर्निंग सेक्शन में कर सकते हो, इवनिंग सेक्शन में, उस टाइम में आपको कुछ डिस्टेंस, ये मेरा फोकस है, रिसर्च पेपर लिखना है तो ये पर्टिकुलर टाइम में करना है, एक्सपेरिमेंट करना है तो पर्टिकुलर टाइम दो। मॉर्निंग मॉर्निंग से लेके 4 घंटा 5 घंटा कितना टाइम आप वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत कुछ रिक्वायरमेंट होता है, खुद का सेटअप बनाना पड़ता है, नॉलेज, नया नॉलेज आपको सीखना पड़ता है। अगर आप शेड्यूल करके रखते हो तो बहुत अच्छा है। रैंडम कर रहे हो, जैसे कि आज मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, उसके बाद 5-6 दिन के बाद एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो वो आपको एक मतलब क्या है कि पीएचडी लाइन को, पीएचडी का जो जर्नी है ना और स्लो कर देगा। तो शेड्यूल बना के अगर जाते हो तो बहुत अच्छा रहता है। टाइम ब्लॉक कर सकते हो, वही चीज मैं बताया कि किस टाइम में क्या करना है उसको आप खुद डिसाइड कर सकते हो, आपका जो कंफर्टेबल है उसमें आप कर सकते हो। आप नाइट में मतलब लिखना अच्छा लगता है तो नाइट में कर सकते हो, करते हैं कई स्टूडेंट रात को 3 बजे 4 बजे काम करते हैं, रिसर्च पेपर लिखते हैं। तो आप डिसाइड कर सकते हो आपका कौन सा कंफर्टेबल टाइम है, जैसे कि अगर राइटिंग के लिए मॉर्निंग यूज कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट के लिए आफ्टरनून यूज कर सकते हो, इवनिंग के लिए आप रिसर्च पेपर पढ़ने के लिए आप यूज कर सकते हो। तो वो क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर टाइम ब्लॉक कर दो, उस टाइम ब्लॉक में आपको ये काम करना है। जब आप ये काम कर रहे हो कंटिन्यूअसली 1 हफ्ता 2 हफ्ता कर रहे हो, उसके बाद ब्रेक लेना जरूर मत भूलना, ठीक है, ब्रेक जरूर लेना। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन काम किए 10 दिन ब्रेक लिए, ये बहुत लंबा खराब सिचुएशन है। ठीक है, आप 10 दिन काम कर रहे हैं, वहां पे आप एक दिन का ब्रेक ब्रेक ले रहे हैं, 1-2 दिन का, वो सही है। ठीक है, आप ब्रेक के टाइम में जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। ठीक है, हर दिन भी आपको ब्रेक लेना चाहिए, मतलब एक काम के मतलब पेपर पढ़ रहा हूँ, उसको समझ रहा हूँ, उसका जो मैथमेटिक्स है उसको मैं अंदर का समझ रहा हूँ ताकि शायद मैं उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ, और इस पेपर में जो ऑथर ने क्या क्या लिखा है उसके ऊपर वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है और उसको आप समझ रहे हो, आप कर रहे हो, 1 घंटा 2 घंटा हो गया, आप उसको ब्रेक ले सकते हो। ठीक है, ऐसा है कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है कि जो पोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं, भाई 40-45 मिनट पढ़ो उसके बाद 5 मिनट 10 मिनट पढ़ो, वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, आपको पता है कि ये सब्जेक्ट है, इसके ऊपर आपका लेक्चर मिल जाएगा, उसको आप पढ़ोगे और आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना है,
मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है उसका आप कर सकते हो। वो पोमोडोरो टेक्निक है। पीएचडी में इतना वो इफेक्टिव नहीं रहता है, क्योंकि पीएचडी में आप जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में स्ट्रगल होता है पेपर पढ़ने के लिए, लेकिन उसका जब आपको आदत लग जाता है तो आपको 1 घंटा 2 घंटा पता नहीं चलता है, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है आपको मतलब उठने का मन नहीं होता है। अगर बीच में उठने का मन होता है तो 40 मिनट 45 मिनट का मिनिमम टाइम रखो कि पढ़ने के लिए, तो तब जाके पोमोडोरो टेक्निक को आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन को आप लिमिट करो। पोमोडोरो टेक्निक आप किस तरह का यूज कर सकते हो तो मैं बताया उसके बारे में। ठीक है, देखो फोकस टूल्स क्या है। देखो हम लोग जब भी रिसर्च करते हैं हम लोग इंटरनेट का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ये सच है कि नहीं बोलो। तो चीज है कि कभी कोई पेपर पढ़ रहे हैं और जाके उसका डाउट हुआ, उसके लिए हम लोग एआई टूल यूज कर रहे हैं, चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं या गूगल सर्च यूज कर रहे हैं उसको समझने के लिए क्या लिखा है। कहीं पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है तो उसका मीनिंग क्या है उसके लिए भी हम लोग देखते हैं। सिंपल चीज है, मुझे एक वर्ड नहीं आता है, मैं कोई इंग्लिश का एक्सपर्ट नहीं हूँ। अगर मुझे कोई वर्ड कीवर्ड समझ में नहीं आ रहा है उसका मीनिंग क्या है उसको जाके मैं गूगल में सर्च करूंगा। ऐसा नहीं कि उसको मैं जाके नेग्लेक्ट कर दूंगा उसमें क्या लिखा है, नहीं। अगर पेपर को समझना है तो हर एक लाइन को आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई अगर पेपर को आप रेफरेंस करके समझ रहे हो, आपको उस तरह का पेपर लिखना है। अगर मैं एलसीबीआर का पेपर को कोई फॉलो कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि भाई मुझे एलसीबीआर क्यों बोला, क्योंकि वो एक स्कोपस का इंडेक्सिंग का है। तो मुझे अगर स्कोपस वाला पेपर निकालना है तो उस तरह का पेपर को तो मुझे फॉलो करके उस स्टाइल का तो लिखना पड़ेगा खुद के हिसाब से। तो अगर आप यहाँ पे इंटरनेट गूगल यूज कर रहे हो और यूट्यूब यूज कर रहे हो कुछ मैं मतलब कुछ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक सीखने के लिए, या पीएचडी का लाइफ में क्या चल रहा है उसके ऊपर कोई सर्च कर रहा है, उसके अंदर ज्यादा मत जाओ। उससे चल जाओगे मूवी में चले जाओगे, शॉर्ट्स में चले जाओगे, तो ये डिस्ट्रैक्शन होता है। हर जैसा लाइफ का डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि पीएचडी में पेपर पढ़ने का बहुत डिफिकल्ट लगता है। अगर आपको डिफिकल्ट नहीं लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लगता है तो उसके लिए आपको फोकस रहना जरूरी है। तो डाइवर्सन इंटरनेट यूज कर रहे तो डाइवर्सन में चला जाता है, फेसबुक यूज करोगे लिंक्डइन यूज करेंगे, दिमाग में हर तरह का थॉट आता है, उस थॉट प्रोसेस में आप फ्लो कर जाओगे, ये होता है। तो फोकस करने के लिए आप यूज कर सकते हो जो डिफरेंट ऐप है उसको। फॉरेस्ट एक्टो ऐप है जो कि आपका क्या होता है कि फोन को आपको रिमाइंड करके देता है कि आप डिस्टर्ब हो रहे हो, तो इस तरह का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सोशल मीडिया का यूज आप जरूर लिमिटेशन में रखना चाहिए जब भी आप रिसर्च कर रहे हो। ठीक है, तो उसको हम लोग डिजिटल डिटॉक्स बोलते हैं। जो सोशल मीडिया है उसको अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो उसको टेक्निकल टर्म में डिजिटल डिटॉक्स। ठीक है, उसके ऊपर भी मैं एक बुक लिखा हूँ, अमेजोन में वहां पे पब्लिश किया हूँ। छोड़ो, उसके बारे में और कभी बातचीत करेंगे। ऑर्गेनाइज करो जो आपका डाटा है नोट्स है उसको अच्छी तरह का एक पर्टिकुलर जगह में रखने के लिए ट्राई करो। अगर आप अपना लैपटॉप में कहीं पे रखना चाहते हो अच्छा खासा वहां पे फोल्डर करके रखो। अगर आप मैं इस तरह करता था कि मैं मंथली बेसिस में कर रहा है, मतलब अभी चल रहा है अक्टूबर महीना, तो अक्टूबर महीना 2024 का एक फोल्डर है। ठीक है, और उस फोल्डर में अगर कुछ पर्टिकुलर पेपर के ऊपर काम कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ या खुद का पेपर लिख रहा हूँ तो वहां पे मैं रखा हूँ। ये मेरा राइटिंग है, ये मैं अंडरस्टैंडिंग कर रहा हूँ पर्टिकुलर, और ये मेरा टारगेट है। हर एक महीना का इस तरह का मैं फोल्डर करके रखा हूँ। ठीक है, तो वो आपको हेल्प लगेगा। अगर आप डायरी फायरी मेंटेन कर रहे हो तो उस डायरी में आप क्या कर सकते हो कि कर सकते हो मतलब एंट्री कर सकते हो, और अपना डाटा को तो सेव करके रखना चाहिए। अच्छा खासा वो क्लाउड स्टोरेज में आपको सेव करके रखो। कहीं अगर डाटा गुम हो जाता है तो उसके बेसिस में डाटा एनालिसिस करना बहुत डिफिकल्टी हो जाएगा। अगर साइटेशन के लिए मैनेज कर सकते हो, एंड नोट मैंडली जोटेरो इस तरह का है जो कि आप साइटेशन मैनेजमेंट कर सकते हो। लेकिन ये अभी जरूरत नहीं, जब तक आप रिसर्च पेपर नहीं लिखोगे तो ये सब जरूरत नहीं। जब आप रिसर्च पेपर के ऊपर फोकस करोगे तब जाके ये एंड नोट मैंडली जोटेरो यूज आएगा। इसको बिना यूज करके भी आप क्या कर सकते हो कि अपना रिसर्च पेपर लिख सकते हो। वहां पे ज्यादा क्या है, जब भी आप लिख रहे हो रिसर्च पेपर ना,
कहीं पे मतलब इंट्रोडक्शन में किसी का साइटेशन कर रहे हैं, एक पैराग्राफ लिखे और वहां पे आप साइटेशन देना चाहते हो, उस पैराग्राफ के नीचे ही उसका जो हमारा जो रेफरेंस है, उस रेफरेंस का एपीए स्टाइल को या चिकागो स्टाइल को जो भी आपको पसंद है, मुझे एपीए स्टाइल जर्नल पसंद होता है। और बाद में देखेंगे जिस रिसर्च पेपर में जिस जर्नल में आप सबमिशन करोगे वहां पे क्या दिया है, अगर आई ट्रिपल दिया है तो आई ट्रिपल के हिसाब से वहां पे बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन जो पैराग्राफ में यहाँ पे लिख रहा हूँ इंट्रोडक्शन, वहां पे मैं कुछ साइटेशन दे रहा हूँ, तो उसके नीचे जाके वो वाला जो रेफरेंस है वो उसको आके कॉपी पेस्ट कर लो, बाद में जाके उसको नीचे ले आओगे, जब रिसर्च पेपर में एंड में रेफरेंस लिखोगे वहां पे लिख के आ जाओगे। मैंने मेरा में बताया ना, अगर आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो पूरा बेसिक किस तरह का लिखते हैं, वो वाला प्लेलिस्ट में मेरे जो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर, उसको जाके देखो, आपको अच्छा खासा टाइम मतलब आइडिया आ जाएगा। ठीक है, वो डिफिकल्ट मैंने जब लिख रहा था उस टाइम में डिफिकल्टी लग रहा था, इसलिए मैं जानबूझकर वो वाला प्लेलिस्ट बनाया था। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू आप रेगुलरली कर सकते हो, रेगुलरली मतलब डेली नहीं है, मंथली कर सकते हो, वीकली कर सकते हो। इस तरह का बेसिस में आप क्या कर सकते हो, अपना लिटरेचर को अपडेट करते रहो। अगर आप कंटिन्यूअसली लिटरेचर रिव्यू को अपडेट करते रहो तो ये क्या होता है कि बेनिफिट रहता है, जब आप फाइनल थीसिस लिख रहे हो ना, 120 150 200 पेज का जब आप थीसिस लिख रहे हो तो वहां पे हेल्प रहता है। ठीक है, तो लिटरेचर रिव्यू का आप क्या कर सकते हो कि टाइमली रेगुलर अपडेट लेके उसको आप लिख सकते हो। ये ऐसा नहीं है कि पीएचडी फर्स्ट ईयर में ज्वाइन किए हो, कोर्स वर्क करना है, उस टाइम में लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो। देखो जो डीएससी कमेटी होता है ना, जो डॉक्टर स्क्रूटिनी कमेटी और आरएसी जो होता है कमेटी जो होता है, वहां पे हर 6 महीने में जब देते हैं तो वहां पे जब प्रेजेंटेशन देते हैं तो वहां पे लिटरेचर रिव्यू का सेक्शन रहता है, तो लगभग आप वहां पे ऐड कर सकते हो वो प्रेजेंटेशन के दिखाने के लिए। तो वो स्टार्टिंग का जो आप करोगे वही रह जाएगा, मतलब 20-30 तो लिटरेचर वहां पे आप एंट्री करके दिखाओगे, ये पर्टिकुलर रिसर्चर ने क्या क्या काम किया है, उससे हम लोग को क्या सीखने को मिलेगा, वो प्रेजेंटेशन में आप प्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन आगे जाके जरूरत नहीं है, जब आप रिसर्च पेपर लिखना स्टार्ट करो तब जाके आप क्या क्या कर सकते हो कि मतलब लिटरेचर रिव्यू को अपडेट कर सकते हो। क्योंकि आप 1-2 पेपर 3 पेपर 4 पेपर लिखने के बाद, जो कि लगभग 1.5 2 साल 3 साल लग सकता है। ठीक है, टाइम लगता है रिसर्च पेपर पब्लिकेशन करने के लिए। तो उस टाइम में एक पेपर पब्लिकेशन करने के लिए 2 महीने भी हो सकता है, कभी कभी साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, वो वैरी होता है। ठीक है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दे के रिसर्च पेपर ज्यादा लिखने के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर आप एक रिसर्च पेपर लिख रहे हो उसके बाद दूसरा वाला लिखना स्टार्ट करो, तीसरा वाला लिखना स्टार्ट करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि एक पेपर पब्लिश मतलब सबमिशन कर रहे हो और वो पेपर फंस गया, 1 साल फंस गया और उसके बाद जाके पेपर लिख रहे हो, तो उस तरह का नहीं करना चाहिए। एक पेपर लिखने के बाद दूसरा वाला पेपर लिखो, तीसरा वाला पेपर लिखो, वो अच्छा चीज है। सबमिशन में कब रिसर्च पेपर एक्सेप्ट होगा उसके ऊपर बाद में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो पता नहीं है, वो आपके हाथ में नहीं है। मैं सबमिशन कर रहा हूँ, मुझे पता है मेरा हाथ में ये नहीं है, मेरा काम है लिखना है, लिख दूंगा, लिखने के बाद सबमिशन कर दूंगा, उसके बाद रिवीजन आएगा और बाकी रिव्यूअर ने क्या कमेंट किया है उसके हिसाब से रिप्लाई करना है, वो चीज रहता है। ठीक है, तो ये आप जब रिसर्च पेपर लिख रहे हो उस टाइम में लिटरेचर रिव्यू के ऊपर ध्यान दो। उस जो आप क्योंकि रिसर्च पेपर खुद लिखोगे वही चीज को आप अपना जो फाइनल थीसिस में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, जो रिसर्च पेपर में जो लिटरेचर रिव्यू लिखे हो उसको फाइनल थीसिस में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। रेगुलर रिव्यू करो, वीकली रिव्यू करो, जो खुद का प्रोग्रेस है उसको रिव्यू करो कि मैं ठीक ठाक काम कर रहा हूँ कि नहीं। एक जजमेंट लो, फाइनल ओवरव्यू और स्काई व्यू खुद का लो कि मतलब 6 महीना हो गया, हर एक महीने के हिसाब से बोल रहा हूँ, हर एक महीना छोटा छोटा काम किया हूँ कि 6 महीने में मैं आज तक काम किया हूँ, क्या क्या काम किया हूँ, उसको आप डायरी में लिखो कि नहीं मेरा कोर्स वर्क चल रहा है, अच्छा है, खुद को थम्स अप दो, हैप्पीनेस रखो कि भाई कोर्स वर्क खत्म हो गया। उसके बाद कॉन्फ्रेंस एक्ट की वो सही है, राइट चेक मारो, वो एक छोटा छोटा चीज को ऊपर हैप्पीनेस हैप्पी, अगर खुश खुश नहीं रहोगे ना तो वो इतना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो खुश रहना सीखो। तो ये मतलब 1 साल में क्या प्रोग्रेस हुआ है, 2 साल में क्या प्रोग्रेस हुआ है, उस तरह का आपको एक तो ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि जो फाइनल लॉन्ग टर्म गोल है उसके तरफ आप जा रहे हो कि नहीं। रेगुलर रिव्यू कीजिए, अपना जो रिसर्च गाइड है उनके साथ अच्छे से मीट करिए और बातचीत करिए। ठीक है, परफेक्ट होने के लिए अवॉइड करो,
ये मेरा चीज परफेक्टली होना चाहिए। परफेक्ट कुछ नहीं होता है, जितना काम किए हो उसके ऊपर स्टैंडर्ड काम करके रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए ट्राई करो। परफेक्ट 100% परफेक्ट के चक्कर में आप अगर घुसोगे तो आपको खींचता रहेगा, बहुत खींचता रहेगा। मैंने बताया था इम्पोस्टर सिंड्रोम के बारे में, वो परफेक्ट रिसर्च करने के चक्कर में हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप जब रिसर्च कर रहे हो खुद ही कर रहे हो, आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा है। 10 लोग आपके पीछे नहीं है कि बताएंगे कि क्या परफेक्ट है क्या परफेक्ट नहीं है। तो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। रेफरेंस आप ले सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च पेपर को जो फॉलो करके कर रहे हो उसका आप रेफरेंस ले सकते हो। उसके बेसिस में आप क्या कर सकते हो कि अपना परफेक्ट लेवल एक तो बना सकते हो। 100% परफेक्ट लेवल में आप जाना जरूरी नहीं है, ठीक है, उसको अवॉइड करो। अगर 60-70% में भी काम करके जा रहे हो तो उसके ऊपर लिख के पेपर पब्लिश के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। उसके बाद ब्रेक लो, रेस्ट लो, मतलब रेस्ट जरूर करना। अगर आप कंटिन्यूअसली 10-12 दिन काम कर रहे हो तो 2-3 दिन अच्छे से आप रेस्ट लो, कुछ गलत नहीं है। पीएचडी का लाइन भाई 5 साल 6 साल का टाइम है, तो उतना ध्यान नहीं देना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं पहले जैसे बताया था कि एक दिन काम के लिए 10 दिन रेस्ट कर रहे हो। अगर इस तरह का काम कर रहे हो तो बहुत अच्छा खासा फंसोगे, ठीक है। शॉर्ट ब्रेक कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे 25-5 रूल दिया है कि 25 मिनट के लिए काम करो, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लो। ये बेकार चीज है, ठीक है। यहाँ पे जो ब्रेक्स लिखा हुआ है लिखा था, लेकिन ये बेकार चीज है, ठीक है। रिसर्च में ये काम नहीं करता है। ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए काम करता है। रिसर्च में कहीं भी एक प्रॉब्लम में फंस गए, कुछ कहीं भी अगर फंस गए, ठीक है, कुछ स्टेटमेंट लिखा है उसमें समझ में नहीं आ रहा है, उसको सर्च करते करते इंटरनेट में सर्च करते करते टाइम लग जाता है, ठीक है। तो वहां पे 25 मिनट का ऐसा रूल कुछ नहीं है। लेकिन अगर 2 घंटे 3 घंटा काम, 1 घंटा काम कर लिए तो बाहर थोड़ा सा घूम के आ जाओ, 5 मिनट 10 मिनट घूम के आ जाओ, उसके बाद आप अपना काम कंटिन्यू कर सकते हो। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक्सरसाइज और आपका स्लीप के ऊपर अच्छा खासा ध्यान दो। अगर पीएचडी फर्स्ट ईयर में जाते हो ना, अच्छा खासा नींद आता है, स्कॉलरशिप आता रहता है, कोर्स वर्क चलता रहता है, अगर लगता है अच्छा खासा टीचिंग असिस्टेंटशिप का भी अगर आपको काम मिला होगा तो अच्छा लगता है कि मैं स्टूडेंट लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अंदर से अच्छा लगता है। तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है। लेकिन वहां पे एक्सरसाइज करना लोग भूल जाते हैं। जिंदगी अच्छा जब चल रहा है तो सब कुछ भूल जाता है ना। यानी जब प्रेशर का टाइम आएगा वहां पे नींद नहीं आएगा, एक्सरसाइज करने का मन नहीं होगा, डिप्रेशन में चले जाओगे। तो इसलिए ये एक हैबिट बना दो कि भाई अच्छे से सोना है, अच्छे से क्या करना है कि एक्सरसाइज करना है। ज्यादा एक्सरसाइज मतलब 2 घंटा 3 घंटा बॉडी बिल्डर जैसा काम नहीं करना है, सॉरी। 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट जितना है, छोटा 30 मिनट के अंदर करो, 20 मिनट 30 मिनट के अंदर। वॉकिंग कर रहे हो तो आधा घंटा कर लो, हेवी एक्सरसाइज नहीं करना है। अगर किसको एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है तो वो कर सकता है, लेकिन जो नहीं कर रहा है तो उसका मतलब नहीं है कि मतलब वो 3 घंटा 4 घंटा एक्सरसाइज करो। ज्यादा एक्सरसाइज करोगे तो बॉडी फैटिक हो जाएगा ना, तो ज्यादा भी नींद आता है और जो रिसर्च के लिए टाइम चाहिए वो नहीं मिलता है। तो फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर ध्यान दो। तो ये सब पॉइंट है, आप फोकस कर सकते हो इसको। अगर आप अच्छे से समझ के इम्प्लीमेंट कर सकते हो तो आपका जो पीएचडी का जर्नी है आप अच्छे से उसको मैनेज कर सकते हो। और मैनेज करते करते आपका पीएचडी का जर्नी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और वहां पे आपका डिग्री लेके आप पास हो जाओगे और अपना नाम के आगे डॉक्टर का नाम लग जाएगा। तो अच्छा खासा टाइम मैनेज करके आप अच्छे से कर सकते हो। अगर वीडियो को अच्छा लगा कि भाई किस तरह का टाइम मैनेजमेंट करते हैं पीएचडी में, तो वीडियो को जरूर लाइक करना। आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉर्ड्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। भाई अगर वीडियो लंबा हो जाता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जो पॉइंट्स रखा हूँ और दिमाग में जो आ रहा है उसके बेसिस में जो पर्सनल फीलिंग है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुझे पता नहीं एक लोग या 2 लोग देखेंगे कि नहीं, लेकिन जो है अंदर में उसको बता देता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, बाय।